स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविंद्र की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में शुरुआत करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम 35 का 35 क्वेश्चन आपको कराएंगे। टेंशन नहीं लेना है। तो बिना टाइप गवाए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या चीज से दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ से दिया गया है। यह किताब में 51 से स्टार्ट होता है। बताइए इसको कैसे आप बनाएंगे। देखिए लिखा गया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 6 और 36 है। ये दोनों में से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो आपको पता है 10th क्लास में पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आप पढ़े होंगे ये फॉर्मूला। बस यही फॉर्मूला से यह बनेगा। एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 6 और 36। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। पहले एचसीएफ दिया गया यानी कि एचसीएफ आपको कितना दिया गया है, मतलब 6 और एलसीएम दिया गया है 36। यहाँ पे रख देंगे। इसको आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। और इसमें से एक संख्या दिया गया है 12 और दूसरी संख्या निकालना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। आप इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 तिया 36 यानी कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 17 18 आंसर। यदि आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे और डायरेक्ट फार्मूला से बनाएंगे तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। जब दूसरी संख्या का फार्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे, जब दूसरी संख्या लिखेंगे तो ऊपर में एलसीएम गुने एचसीएफ, और यहाँ पे हम दूसरी संख्या लिखे हैं, यहाँ पे दूसरी संख्या लिखे हैं तो यहाँ पहली संख्या लिखेंगे। और यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है कि 36 गुने 6 दिया गया है और पहली संख्या 12 दिया गया है। यहाँ से काट देंगे आप, डायरेक्ट यहाँ से कितना रहता है 18। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, यह टाइम एंड वर्क से है। लिखा गया है कि एक आदमी ये टाइम एंड वर्क से, आप देखिए इस क्वेश्चन को। लिखा गया है कि एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, माने कि यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, ये आप पॉइंट है आपको पकड़ने का। और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है, मतलब टोटल उसको 10 घंटा लगता है। तो आपको टोटल डिस्टेंस पता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उसका डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका आधा भाग मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पहला बार जाएगा कितना के स्पीड से, आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड। और ऐसा करने के बाद टोटल टाइम कितना लेता है, कुल समय, तो कुल समय लेता है 10 घंटा। यानी कि कुल समय कितना हो गया, कुल समय 10 घंटा, 10 घंटा। अब आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूरी बटा में चाल, तब कुल समय निकलेगा। अब यहाँ पे दूरी हमको पता नहीं है। अगर हमको दूरी पता नहीं है तो इसको हम बेसिक से ही बना सकते हैं और डायरेक्ट ट्रिक से ही बना सकते हैं। अगर बेसिक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम 2D मान लेते हैं। 2D क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम D मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक D, तो कुल दूरी हो जाएगा 2D। यहाँ से हम D का मान निकालेंगे तो D और D ऐड कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D और यहाँ से यहाँ तक भी D है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा 2D। ये हम मान लिए, ये हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं। यदि आप इतना बात समझ रहे हैं तो आप बताइए कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो D दूरी चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो दूरी बटा चाल यानी कि D बटा 20, ये समय आ गया। आप प्लस D बटा 30, ये भी समय आ गया। और टोटल समय 10 घंटा लेता है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 10 घंटा पूरना चाहिए। यहाँ तक यदि आप समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे हम बता रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक समझते हैं तो 20 और 30 का एलसीएम आप कितना लीजिएगा, तो 20 और 30 का एलसीएम आप लीजिएगा 60। 20 या 60 यानी कि ये 3D होगा और ये 2D होगा, और बराबर में कितना होगा 10। बटा में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि 3D और 2D यानी कि 5D हो गया, यह बन जाएगा 5D डिवाइड 60 बराबर 10 डिवाइड 1। अब यहाँ से आप कटिंग कुटिंग करेंगे
तो 5 के टेबल में इसको काट सकते हैं आप 12 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। और डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से डी बराबर क्या निकल जाएगा आपको, 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 120 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 120 किलोमीटर है। अब आधा दूरी अगर 120 किलोमीटर है तो टोटल दूरी कितना होगा, तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि कुल दूरी की यदि हम बात करें तो कुल दूरी आपको कितना निकल के आएगा, कुल दूरी 120 प्लस 120 यानी कि 240 किलोमीटर। ये रहा आपका सही जवाब बाई प्रोसेस। यदि आप बाई प्रोसेस नहीं बनाते तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते थे ऑप्शन से। तो बोलते कि आप ऑप्शन से हम कैसे बनाते, जरा ये बताइए। तो ऑप्शन से बनाना भी काफी आसान है, बस आपको ये पता करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि पता कैसे होगा तो हम एक एक करके चेक करेंगे। तो डायरेक्ट यदि हम चेक करते हैं तो मान लेते हैं ए से हम स्टार्ट करते हैं तो 320 सही जवाब। और ये मान लेते हैं सही था तो 320 सही जवाब। तो 320 में आधा इधर चलेगा, इसका मतलब कितना चलेगा 160 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला जब डी लिखे यहाँ पे हम 160 लिखते और यहाँ भी 160 लिखते। आप जरा सोच के बताइए कि 20 में 160 से 160 में 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे भाग लगेगा, तो बोलिए कि नहीं लगेगा, कुछ कुछ आ जाएगा 5 दशमलव कुछ कुछ। देखिए 8 और 5 13 से ज्यादा घंटा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 320 गलत जवाब है, इसका मतलब 320 नहीं होगा। अब 320 नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, अगला ऑप्शन मानते। अब यदि अगला ऑप्शन आप मानेंगे 240 ये मानते, यह गलत हो जाता तो 240 में आधा ही चला है, यहाँ पे आप 120 रखते हैं, यहाँ पे भी आप 120 रखते हैं। 20 के पहाड़ा में 6 मरतबे काटता, 30 के पहाड़ा में 4 मरतबे, 10 घंटा आ रहा है। इसका मतलब ये सही जवाब। ये रहा ऑप्शन से। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए लिखा गया क्वेश्चन 53 में, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। जब ऐसा प्रश्न हो तो ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। जो आदमी जितना दिन में करता है उसके सामने लिखिए। तो ये करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में और ये करता है 20 दिन में। अब ये 10 दिन में किया, 15 और ये 20 दिन में, तो काम के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। जब काम के बारे में पता नहीं तो काम कुछ मानना पड़ेगा, तो कुछ हम काम मान लेते हैं। तो कुछ काम क्या मानेंगे, तो यही मानेंगे कि इसका अगर एलसीएम मान लेंगे तो काफी आसान रहेगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि हम मान लेते हैं कि 60 काम करना है। 60 काम करने का मतलब हुआ कि आप सोचिए कि 60 ईंट को इधर से उधर करना है। हम मान लेते हैं कि 60 ईंट इधर से उधर करना है। यदि 60 ईंट को इधर से उधर करना है, सिर्फ ए अगर करेगा तो 10 दिन लगाएगा। इसका मतलब है कि यह 6 ईंट डेली ढोएगा, इधर से उधर करेगा। बी को बोला जाएगा तो यह 15 दिन में, यानी कि 4 ईंट इसका यह कार्य करने का क्षमता है। और सी को बोला जाएगा तो 20 दिन लगाएगा 60 ईंट को ढोने में, यानी कि 3 ईंट डेली करेगा काम। अब यहाँ से इसका सब का आ गया एक दिन में ईंट इधर से उधर करने का क्षमता। पूछा है कि सब अगर एक साथ मिल जाए तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब जरा सोचिए, सब यदि मिल जाएगा तो 6 4 10 और 3 13, 13 ईंट इधर से उधर होने लगेगा एक दिन में। 13 ईंट होगा और 60 ईंट ही इधर से उधर करना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा कुल काम, यानी कि 60 ईंट डिवाइड ये सबका क्षमता। 6 4 10 और 3 13। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 13 चौका 52 बच गया 8/13, यानी कि 4 पूर्णांक 8/13 दिन, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ये सब कोई भारी सवाल नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा गया है, ये वृत्त से है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 8300, एक वृत्ताकार का। अब देखिए इस प्रश्न को, अब देखिए इस प्रश्न को लिखा गया है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पार्क, ये रहा वृत्त, इसको हम ऐसे नहीं बना के हम पिक्चर ले लेते हैं तो काफी बेहतर है। ठीक है, ये वृत्त बनाते हैं, ये पार्क है, और दूसरा हम रास्ता बनाते हैं दूसरा कलर से। ये रास्ता हम बनाए इस कलर से, ये रहा आपका रास्ता। अब देखिए ये रेड वाला जो है ये पार्क है,
और इस पार्क के चारों तरफ रास्ता है, तो रास्ता कौन सा होगा इसमें से? तो हम रास्ता की यदि बात करें तो ये जो रास्ता है ये बीच में बच रहा है ना, ये सब क्या कहलाएगा? रास्ता कहलाएगा, ये बीच वाला। ये हो गया आपका रास्ता। अब यदि देखा जाए तो पूछा गया है इसमें कि एक रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये हरा वाला जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि 12 वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला जो वृत्त है अंदर में उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए? हमारे पास 12 वाला आर होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 12 वाला वृत्त होगा, इसका त्रिज्या अगर आर होगा तो इसका त्रिज्या हम ये छोटा आर लेकर चलते हैं। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। ये दिया गया है कि यदि पार्क के चारों और अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि आपको ये कथन दिया गया है कि रास्ता की चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये कितना है? 7 मीटर का है। कितना का? 7 मीटर का है। और इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्ताकार जो पार्क है रेड वाला एरिया उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये दिया गया आपको कितना? 1386। अब यदि 1386 दिया गया है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर माने हैं, यहाँ से यहाँ तक आर माने, इसमें 7 पहले दे दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा यह तो छोटा आर है, मतलब आर का जो मान होगा छोटा आर प्लस 7 हम बोल सकते हैं ना। तो आर का मान, ये पाई का मान हम 22/7 लिख देते हैं, और आर का मान हम क्या लिख सकते हैं? छोटा आर, यहाँ से यहाँ तक छोटा आर प्लस में 7, यानी कि आप लिख सकते हैं आर प्लस 7। इसका होल स्क्वायर कितना है? 1386। और उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ तक आप समझ रहे होंगे तो हम आर का मान जैसे ही निकालेंगे ना, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? तो ऊपर में ये क्षेत्रफल दिया गया है बड़ा वाला, छोटा वाला का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। यही हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। यहाँ से आप बनाइए कि आर का मान आप कैसे निकालेंगे। सो अब यहाँ से आप इसको ऐसे हल करेंगे। क्या कीजिएगा, इसको आप 22 के पारा में कटने वाला है तो पहले काट दीजिए, अगर कटने वाला है तो 22 के पारा में इसको काटेंगे तो 22 छक्का 132, बच गया 6, 22 या 66, 63 मरतबे कर जाएगा। और यहाँ से r प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63, इन्हें डिवाइड से जाकर इंटू 7, और इधर से स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? r प्लस 7 बराबर रूट अंडर 63 इंटू 7, और 63 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 7 लिख सकते थे, और 7 एक पहले से है। अब यहाँ से निकला कि r प्लस 7 बराबर 9 के बदला में तो 3 आएगा बाहर, और 2 7 के बदला में 1 7 आएगा, यानी कि r बराबर आपका हो जाएगा 7 या 21, और 21 में से 7 घटा देंगे यानी कि 14। यानी कि छोटा वृत्त जो है इसका त्रिज्या आ गया आपको कितना? 14। तो छोटा वृत्त की त्रिज्या यदि 14 आ गया तो यहाँ से आप क्या करेंगे? इसका मान लिख लेंगे 14। अब इसका मान 14 है तो इसका भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप जरा देखिए। तो पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 पाई का मान आप 22/7 लिखेंगे। आर का मान आप क्या लिखेंगे? 14 गुने 14। यहाँ से जब इसको कटिंग कुटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 गुना हम 14 काट दिए, यानी कि 22 गुने 28। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 गुना 56 के 86 5, और यह जगह 616। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो बस अभी आपको हम बताएं कि रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो रास्ता का क्षेत्रफल यानी कि ये बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 1386 में से आप माइनस कर देंगे 616। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 6 में से हो गया 0, 8 में से गया 7, 13 में से हो गया 7, यानी कि 770 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यह कोई लॉन्ग तरीका नहीं, यह भी एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन हम लिखे ज्यादा डिटेल में इसलिए ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप इसको 2 से 3 लाइन में भी बना सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए लिखा गया है ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए और बी अलग अलग रुपया खर्च कर रहा है, निवेश कर रहा है। तो अगर ए और बी का हम निवेश के बारे में अगर हम लिखना चाहें, ए का निवेश है 1 लाख रुपया और बी का निवेश है 1,50,000 रुपया।
अब ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग निवेश किया है और जो पैसा आएगा बेनिफिट तो उसको आप आधे आधे बांट दीजिएगा, नहीं। जो जितना निवेश किया है उसी के रेशियो में उसको पैसा मिलना चाहिए। नहीं तो ये ज्यादा क्यों करेगा और ये कम क्यों करेगा, सबको आपस में बराबर करना होगा तभी बराबर हिस्सा मिलेगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि जो निवेश करेगा उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे कि किस रेशियो में निवेश किया था। अगर रेशियो में निकालेंगे तो 4 जो यहाँ से काट लेंगे और 4 जो यहाँ से काट लेंगे, बच गया 10 और 15। तो 5 के पहाड़ा में 2 और 5 के पहाड़ा में 3, यानी कि इसका जो पैसा बटेगा 2x और 3x में बटेगा। तो पूछा है प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब 24,000 लाभ हुआ है, 24,000 ऊपर में लिखेंगे और यह किस रेशियो में बटेगा 2x और 3x में। तो इस सबको ऐड करके कितना आएगा तो बोलिए कि 5x। तो 5x से आप डिवाइड करेंगे। अब किसी को भी आप निकालना है, अगर a को निकालना है तो 2x से मल्टीप्लाई, b को निकालना है तो 3x से मल्टीप्लाई। यदि हम a का मान निकालते हैं तो 2x से मल्टीप्लाई। तो a का हिस्सा हम यहाँ से काटे कितना लाएंगे 0 0 सॉरी x कैंसिल। 5 के पहाड़ा में काटेंगे 5 चौका 20, 4 0 5 8 40 डबल 0 4800। 4800 को 2 से गुना करेंगे तो 9600, और 9600 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको डी में, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यह पार्टनरशिप से क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराना नहीं है, इसको भी आप बना लेंगे, ठीक है। आपको टेन थीटा का मान दिया गया है और पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो इसको यदि आप बेसिक से चलेंगे तो काफी लॉन्ग मेथड से बनेगा, तो थोड़ा मैं इसको शॉर्ट से बनाता हूँ, ज्यादा मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा ताकि लॉन्ग जाने से काफी समय लग जाएगा। तो हम इसको लॉन्ग नहीं बताते, शॉर्ट नहीं बताते, इसका हम एक मैजिक ट्रिक बताते हैं जिसके सहायता से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपको निकाला है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान तो आपको ऑलवेज दिया गया है और आपको अब निकालना पड़ेगा सेक थीटा। तो यहाँ से यदि आप ध्यान देंगे तो टेन थीटा बराबर आपको क्या दिया गया है, तो आपको टेन थीटा बराबर दिया गया है, इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो 4x, यानी कि 4x का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको बाई 1 करके आप इतना बात लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। जब इतना बात यदि आप लिख लेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि यह दिया गया है लंब और यह दिया गया है आधार। अब लंब आधार दिया गया तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब प्लस 4x का होल स्क्वायर। जब हम इतना करेंगे तो बाहर कुछ ना कुछ आएगा, और जब ये रूट अंडर से बाहर निकलेगा तो आपको पता है कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी कोई रूट अंडर से बाहर निकलता है 16 तो यह प्लस माइनस 4 होता है। यहाँ तक आप समझते होंगे कि यह कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, तो जो भी निकलेगा उसको हम प्लस माइनस में लेकर चलेंगे। ऐसा इसीलिए क्या है कि दो आंसर दिया गया आपको, तो प्लस के अनुसार से अलग आंसर आएगा और माइनस के अनुसार से अलग आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना कुछ नहीं करके हम x का मान को पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, तो मिनिमम एक मान रखेंगे x का और उससे आपका सारा काम सोल्यूशन हो जाएगा। यदि आप x का मान को 1 पुट करते हैं तो अगर यहाँ पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर, तो 4 गुने 1 का स्क्वायर 4, 4 में से गया कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपको लंब कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ रखेंगे 4 गुने 1 यानी कि कितना आ गया आधार 4 आ गया। जब लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण कितना होगा, यहाँ पे भी आप अगर रखेंगे x का मान तो इसका मान कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि यह 25 देगा, यानी कि रूट प्लस माइनस कितना देगा 5 देगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ तक यदि आप समझ जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा की डायरेक्ट उल्टा। तो कॉस थीटा के बारे में आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आपको आधार बटा कर्ण होता है तो इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 5, तो पहला बार हम प्लस में 5 लेकर चलेंगे, तो कर्ण हम लिए +5 कर्ण बटा आधार। आधार कितना यहाँ पे दिया गया है 4, तो 5/4 माइनस टेन थीटा का मान तो आप देख ही रहे कि 3/4 आ रहा है, तो 3/4 लिखेंगे। 4 4 कैल्शियम लेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2/4 यानी कि 1/2। तो प्लस में लिए तो एक बार कितना आया 1/2 आया, प्लस में लिए तो एक बार 2। अब इसी चीज को हम यदि एक बार माइनस में लेंगे तो क्या आंसर आएगा उस पर ध्यान देंगे।
अगर इसी चीज को हम एक बार माइनस में लेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेंगे। अब सेक थीटा का मान प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस 5 तो एक बार -5, यानी कि -5 बटा में कितना 4, और ये -3/4। इतना करेंगे आप तो 4 4 का एलसीएम 4, -5 और -3 यानी कि -8 होगा, तो कुल मिला के देगा आपको -2। तो किस ऑप्शन में आपको -2 और 1/2 दिख रहा है, जरा आप हमें बताइए। तो कहिए कि -2 और 1/2 हमको इस ऑप्शन में दिख रहा है, एक्स को छोड़ दे तब, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए लिखा गया है, एक विक्रेता ने ₹10 में 6 की दर से केले खरीदे और ₹6 में 4 की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सीपी और एसपी पहले हम निकालेंगे। तो सीपी के बारे में क्या दिया गया है कि सीपी के बारे में बोला गया है कि ₹10 खर्च कर दिया और यह केला कितना खरीदा, मात्र 6। और एसपी की यदि हम बात करें तो ₹6 में बेच देता है क्या वो केला, 4 केला। अब देखिए यहाँ पे जो भी निर्भर करता है लाभ हानि सब पैसा पे निर्भर करता है कि हम खरीदे कितना में और बेचे कितना में, वही सामान को जब भी निर्भर करेगा लाभ हानि किस पे निर्भर करेगा, पैसा पे। यानी कि हम वही सामान को कितना में खरीद दिया, वही सामान को हम कितना में बेचे, यानी कि सामान दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी तुमको पता चले ना कि इसको इतना में खरीदते इसको कितना में बेच दिए तो लाभ हुआ क्या हानि हुआ। तो यहाँ पे देखिए सामान अलग अलग है, 6 को खरीदता है 4 को बेचता है, तो हम क्या करेंगे कि पहले सामान को हम बराबर कर लेंगे। अगर 6 को खरीदेगा तो 4 को बेचेगा कैसे, तो बराबर खरीदेगा बराबर बेचेगा। तो इसको हम बराबर करने के लिए 6 4 का एलसीएम 12 होता है, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से। एलसीएम 12 होगा, यानी कि 12 बनाने के लिए 2 से गुना, 12 बनाने के लिए 3 से गुना। ये 2 से गुना करने का यह मतलब नहीं कि हम सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली जो मेरे पास आएगा यह क्या आएगा, फाइनली आएगा कि 2 से गुना करेंगे तो सीपी क्या होगा। तो सीपी के बारे बात करें तो 20 रुपया में कितना केला खरीदेगा, 12। और बेचने की बात करें तो 3 से गुना करेंगे तो 18 रुपया में कितना केला बेचेगा, 12। अब आप खुद सोचिए कि 12 केला खरीदना था तो 20 रुपया में खरीद लिया, अब 12 केला बेचना है तो 18 में बेचेगा, तो हानि ही होगा। कितना का हानि हुआ, 20 में खरीदेगा 18 में बेचेगा, तो 2 का लॉस होगा। लेकिन 2 का आपको बताना नहीं कि लॉस कितना हुआ, आपको ये बताना है कि लॉस परसेंट कितना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि लॉस जितना हुआ उसको ऊपर, और जो लॉस होता है वो ऑलवेज किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 20 को आप नीचे रखेंगे, आप गुने कर देंगे 100%, क्योंकि परसेंट में बदलना है। अब यहाँ से आप कटिंग कुटिंग करना जानते हैं, 20 25 100, यानी कि कुल मिला के 10% का क्या हो जाएगा, हानि। अब बताइए कि 10% का हानि किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बोलिए कि 10% का हानि हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए लिखा गया है, यदि √15 बराबर इतना है तो 5/√5/3 का मान ज्ञात करना। अब बताइए इसमें आपको क्या दिमाग खपाना है, कुछ नहीं खपाना है दिमाग, इसको आप चुटकी भर में हल कर सकते हैं, बस आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, नहीं तो आप हमसे ले लीजिए। देखिए लिखा गया है, कोई भी आदमी बुरा नहीं मानेंगे कोई बात का, ठीक है। लिखा गया है कि √5/3 इसका मान आपको बताना है, लेकिन आपको √15 के मान दिया गया। तो √15 के मान जब आपको दिया गया तो आपको टेंशन क्या लेना है, जो 5 है उसका 15 बना लीजिए ना। तो 5 का 15 बना लीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि 5 में आप गुना कीजिएगा 3 से। अगर ऊपर में 3 से गुना किए तो आपको नीचे में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, नियम यही कहता है कि जितना से ऊपर गुना उतना ही नीचे से भी गुना करेंगे। तब यह कुल मिला के आ जाएगा आपको √15 अब बटा में 3×9। अगर इसको हम बारी बारी से अलग करेंगे ना तो आप क्या कहेंगे कि बारी बारी से अलग करने का मतलब हुआ कि √15 तो √15 ही रहेगा, 9 के बदला में 3 आ जाएगा बाहर। अब √15 के मान आपको दिया गया है, बैठा देना है। जब √15 के मान आपको दिया गया तो आपको टेंशन लेना है नहीं लेना है, आपको क्या करना है कि √15 के मान है 3.88, इसमें डिवाइड करना है 3 से। अब आप डिवाइड करके सोच लीजिए कि क्या आएगा आंसर से। जब डिवाइड करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3 तो लगना तय, यानी कि 1 दशमलव कुछ कुछ आंसर होगा। जब 1 दशमलव कुछ कुछ आंसर होगा तो हमको ज्यादा डिवाइड करने की क्या जरूरत है, हमको सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन डी में सही जवाब है। और नहीं विश्वास तो आप करके देख लीजिए, उतना ही आंसर आएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
जब भी इस प्रकार के प्रश्न है तो आपको ट्रिक ट्रिक नहीं अपनाना है, आपको कंसेप्ट अपनाना है, ठीक ना। अगर आप ट्रिक से बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन में आप कभी कभी हमेशा कभी कभी क्या आप हमेशा फंस सकते हैं। देखिए लिखा गया है कि 10 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि एक शर्ट के दाम हम मानते हैं, एक शर्ट का दाम एक, तो 15 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा 15, तो 15 शर्ट का दाम 15 यानी कि 15 शर्ट का क्रय मूल्य यानी 15 गुने सीपी, यह बराबर होगा किसका 10 गुने विक्रय मूल्य तो एसपी। इतना बात यदि आप कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, कटिंग कुटिंग करना है, यानी कि 5 के पहाड़ा में 3, 5 के पहाड़ा में 2। आप यहां से आप लिखेंगे सीपी बटा में एसपी। आप सीपी बटा में एसपी लिखे तो आपको घबराना नहीं, और सीपी बटा में एसपी लिखे तो जो सीपी के गुना में है ना वो एसपी के सामने जाएगा। आपको हम रेशियो में ये बात बताए थे, जो सीपी के मल्टीप्लाई में वो एसपी के सामने यानी कि यहाँ आ जाएगा, और जो बच जाएगा उसको ऊपर। अब आप खुद सोच के बताइए कि 2 में खरीदिएगा और 3 में बेचिएगा, प्रॉफिट होगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो बोलिए 1 का। और 1 का प्रॉफिट किस पर हुआ, तो बोलेगा कि 2 पर, यानी कि 1/2। अब 1/2 परसेंट में बदलना है, यानी कि आप क्या करेंगे, अब इसको अब आप खुद बताइए। यहाँ से आप लिख लेंगे इसको, आप परसेंट, यहाँ से आप इसको परसेंट में कैसे बदलेंगे कि 1 का लाभ हुआ किस पर हुआ, तो 2 पे। आप प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना। अब इसको कटिंग कुटिंग कर लेंगे तो आपको पता है कि यह 50% का लाभ देगा, यानी कि ऑप्शन डी दिख रहा है आपको आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है, आपको देखकर इसे घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीका से इसको आप बना सकते हैं। देखिए लिखा गया है कि ये एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश नलिकाएं हैं, माने एक टैंक है जिसमें ए भी जाएगा और बी भी जाएगा, दोनों है, जो इसे क्रमशः 12 घंटा और 16 घंटा में भर देगा। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटा में पूरा टैंक खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती है। यदि टैंक खाली होने पर, माने टैंक खाली हो गया, आप सबको एक साथ खोल देंगे, टैंक खाली होने के बाद सबको खोल देंगे, दूगो भरबो करेगा एगो निकालबो करेगा, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा सवाल है, इसको जो जैसा लिखा गया उसको ऐसे ही लिखिए। यानी कि आपको ये नल है, और ये जो नल है यह भरने का काम करता है, और ये कितना देर में भर देगा, तो भैया कि 12 घंटा में ये भर देगा। ये भरने का काम करता है तो प्लस बी भी नल है और यह भी भरने का काम करता है, और ये कितना देर में भर देता है 16 घंटा। लेकिन एक नल और है जो सी है, लेकिन सी भरने का काम नहीं बल्कि निकालने का, यानी कि माइनस, और ये कितना देर में खाली कर देगा, 8 घंटा में खाली कर देगा पूरे फुल टैंक। अब आपको पता है कि टैंक में पानी कितना है, तो बोलेगा टैंक में तो पानी ये पता नहीं है कि उसमें अटेगा कितना। तो जब आपको टैंक का पानी पता नहीं तो पानी पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 12 16 8 का एलसीएम कितना होगा, आप जरा सोच के बताएंगे। तो 12 8 का एलसीएम 24, और 24 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। यानी कि हम यह मान के चलते हैं कि 48 लीटर पानी आपको टैंक में भरना है। ये टैंक खाली है और इसमें 48 लीटर पानी आपको भरना है। अब देखिए 48 लीटर यदि भरना है तो सिर्फ ये को भरने के लिए बोला जाए तो यह कितना देर में भरेगा, तो बोलेंगे कि 12 घंटा में भरता है, इसका मतलब है कि 4 लीटर प्रति घंटा भरता है। इसका क्षमता कितना हो गया 4 लीटर प्रति घंटा। 16 को भरना है, इसका मतलब 3 लीटर प्रति घंटा भरेगा। आई भर रहा है, इसका मतलब कि ये प्लस है ये भी प्लस। अब ये 8 घंटा में खाली कर देगा, इसका मतलब है कि 6 के हिसाब से खाली कर देगा। अब तीनों को एक साथ जब आप खोलेंगे, आप ही सोच के बताइए कि 4 और 3 7 ये मिलकर भर देगा, इसमें से 6 निकाल देगा। ये प्रत्येक घंटा तो 1 ही लीटर उसमें पानी गया। अब प्रत्येक घंटा 1 ही लीटर पानी गया और टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 48 लीटर टैंक भरना है, आप प्रत्येक घंटा 1 लीटर ही पानी जाएगा, तो 1 से ही डिवाइड करेंगे। आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 48 घंटा आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कोई भारी सवाल नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिकल सवाल था आपको समझने के लिए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
इसे 1200 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर मान लेते हैं कि यह पुल है, यह क्या है, यह पुल है, यह क्या है, पुल। अब यह यदि पुल है और इस पर माहे ट्रेन पास करेगा, मान लेते हैं कि यह ट्रेन है, अभी यह ट्रेन यदि पास करता है, अच्छा हम नहीं बना सकते हैं लेकिन बना दिए आपको सिर्फ समझने के लिए, और यह ट्रेन पास करेगा तो दोनों का लंबाई दिया गया है, आपको दोनों का लंबाई दिया गया है कि ट्रेन का लंबाई जो है 800 मीटर है, यहाँ लिख देंगे 800 मीटर, और इसका लंबाई जो है पुल का यह 1200 मीटर है। तो आप जरा सोचिए कि दोनों का जब आपस में पार करेगा ना तो दोनों का डिस्टेंस आपस में ऐड हो जाता है। कैसे? जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन आएगा तब तक तो ऐड नहीं होगा, और जब ट्रेन पुल से बाहर होने का कोशिश करेगा तो ये खुद का दूरी को पहले तय करेगा, यानी कि टोटल दूरी इसको कितना तय करना पड़ेगा, 800 मीटर प्लस 1200 मीटर, यानी कि 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर इसको तय करना पड़ेगा। अब 2 किलोमीटर इसको तय करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया आपको कितना, 1200 और 800 मीटर, यानी कि 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब इसका अगर चाल की बात करें, ट्रेन की चाल की, तो ट्रेन का चाल है 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 120 किलोमीटर चलेगा। तो कितना समय लेगा? तो आप इसको लॉजिकली आप सोचिए ना, एक घंटा यानी कि 60 मिनट चलेगा ट्रेन, तो 120 किलोमीटर चल जाएगा। एक घंटा मतलब 60 मिनट। अब एक मिनट चलेगा तो कितना चलेगा? तो एक मिनट के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट के लिए हम करते हैं 120 डिवाइड 60 कर देंगे, 60 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। और ये खुद बोल रहा है कि 2 किलोमीटर ही पास करना है, तो कितना समय लेगा? जब 2 किलोमीटर ही पास करना है तो 1 मिनट का समय लेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझते हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, तो बोलिए कि समय बराबर होता है कुल दूरी बटा में चाल, डिस्टेंस बटा में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से इसको आप कैंसिल करेंगे तो आप खुद सोचिए, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 2 के पारे में 60 मरतबे, यानी कि 1/60 आवर आया। अब 1/60 घंटा है, और घंटा को हमको मिनट में बदलना है, क्योंकि मिनट में आंसर दिया गया है। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कट जाएगा, यानी कि 1 मिनट। तो आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं बाई फॉर्मूला, नहीं तो आप लॉजिकली भी सोच के निकाल सकते थे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है कि √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या। तो इसको यदि √2 माइनस √3 का यदि आप होल स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी कि ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से आप खुद सोच के बताइए इसका कितना आंसर आएगा। तो 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये माइनस 2√6 हो जाएगा। यहाँ से कुल मिला के 5 माइनस 2√6 हो गया। 5 माइनस 2√6 क्या है बताइए? 5 माइनस 2√6 एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या तो नहीं हो सकता, हालांकि प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि यह 1 2 3 4 गिनती की संख्या को हम बोलते हैं, और एक पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि यह 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इसमें तो कभी ये नहीं आएगा, उसमें भी नहीं आएगा। और एक परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ये अंश बटा हर में रहता है, ये अंश बटा हर में भी नहीं है, तो यह कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जिसके साथ रूट वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं है। तो उम्मीद है कि आप यह भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख के आपको बहुत घबराहट सा फील होता होगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लिखा गया है कि एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है, यानी कि 1 का मतलब हुआ कि अगर 1 रहेगा तो उसको हम 50,000 सेंटीमीटर समझेंगे। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। मतलब 1 रहेगा तो इसको हम 50,000, 1 सेंटीमीटर रहेगा ना तो इसको हम बोलेंगे 50,000 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 लिखा हुआ रहेगा, उसको हम 50,000 बोलेंगे।
और ए और बी के बीच का जो दूरी है वह उस नक्शा में 12 दर्शाया गया है। तो एक का मतलब 50,000 है, तो बी 12 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 50,000 कर देंगे, यानी कि इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वह 12 गुने 50,000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन आंसर जो दिया गया है वह किलोमीटर में दिया गया। अब किलोमीटर में दिया गया है तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर को हम यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो यह मीटर में चेंज हो जाएगा। अब मीटर को हम फिर किलोमीटर में ले जाएंगे, यानी कि फिर इसको हमको 1000 से डिवाइड करना होगा। अब इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप काट कुट कर लीजिए, ये 000 से ये 000 गायब, ये 10 से ये 0 गायब, और यहाँ से काटेंगे तो 5 के पहाड़ा में 2 मरतबे कर जाएगा और 2 के पहाड़ा में 6 मरतबे कर जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर हो गया आंसर। यह कोई भारी बात नहीं था, बस आपको देख के घबराने वाली बात था बस। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क से है। लिखा गया है ये किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो जो शेष कार्य है बी उसको कितना दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य को बी करता है। अब ऐसे प्रश्न को आपको देखकर घबराना नहीं कि कोई छोड़ के चला गया था वो कितना दिन में करेगा, नहीं, आप इसको शांति से लिखिए, शांति से बनाइए, बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, ए जो काम करता है 25 दिन लगाता है काम करने में, और बी जो काम करता है वो 20 दिन लगाता है काम करने में। लेकिन आपको यही बात पता नहीं कि काम कितना है। अगर काम आपको पता नहीं तो हम काम मान लेते हैं इसका एलसीएम, यानी कि 20-25 का एलसीएम हो जाएगा 100। ये हम मान के चलते कि 100 ईंट इसको उधर से उधर करना है। अब देखिए 100 ईंट को इधर से उधर करना है, अगर ए करेगा तो 25 दिन लेगा, इसका मतलब है कि इसका क्षमता 4 है। बी करेगा तो 20 दिन लेगा, इसका मतलब है कि इसका क्षमता 5 होगी। 20-5 100 हो जाएगा, 25 100 हो जाएगा। अब लिखा गया है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है। अभी दोनों मिल जाएगा, 5 दिन तक कंटिन्यू काम करेगा। आप खुद सोचिए कि अगर ए और बी मिल जाए और 5 दिन तक काम करेगा तो काम कितना हो जाएगा। और ए और बी मिल जाए तो 4 और 5 9 काम डेली करेगा, 9 ईंट को इधर से उधर करेगा, तो 9 ईंट को इधर से उधर करेगा और 5 दिन कंटिन्यू करेगा, इसका मतलब 45 दिन, 45 काम को यह कर दिया क्या, समाप्त। अब 45 काम को समाप्त कर दिया तो 100 ईंट में से 45 ईंट का काम समाप्त। अब शेष ईंट कितना बच गया, तो अब यदि हम शेष की बात करें तो शेष कितना हो जाएगा, तो 100 में से 45 घटा लेंगे तो कितना लिख देंगे आप, 55। और ये जो 55 ईंट है इसको अब कौन करेगा, क्योंकि 5 दिन काम करने के बाद ये तो काम छोड़ देता है, तो अब करेगा बी, और बी का जो क्षमता है मात्र अब शेष कार्य बचेगा 55। अब 55 कार्य को कौन करेगा, क्योंकि अब तो ये काम छोड़ देता है तो अब तो करेगा सिर्फ बी करेगा, तो बी का क्षमता कितना है, 5 है। अब बी का क्षमता यदि 5 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 दिन आ जाएगा, यानी कि बी को छोड़ा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको। उम्मीद है कि आप यहाँ तक भी अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है कि 4,4,5,7,6,7,7,12,13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको माध्यिका ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है कि जब भी माध्यिका ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले तो छोटा 3 लिखिएगा, 3 के बाद क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, और 4 2 बार लिखा गया है। 4 के बाद आप क्या लिखिएगा, 6, 6 के बाद क्या लिखिएगा, 7, और 7 कितना बार लिखा गया है, 3 बार, और उसके बाद क्या लिखा गया है, 12, और 4 के बाद 5 भी है, जो कि 5 को हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। अब इतना बात यदि आप जान गए तो अब क्या करना है आपको कि ऊपर और नीचे दोनों को गिनती करके मिला लेना है। तो देखिए क्या अंक था, 2 4 6 8 9, क्या यहाँ पे 9 गो है, 2 4 6 8 9 गो। अब 9 गो है तो हम माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जब संख्या विषम हो, अब संख्या यदि विषम होगा तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या लिखा हुआ रहता है ना विषम, यहाँ संख्या कितना है यहाँ पे, 9, तो 9 क्या है, विषम। तो विषम जब रहता है तो क्या करते हैं कि 9 में हम 1 जोड़ के डिवाइड 2 से 9 + 1/2 प्रेक्षण। कहने का मेरा मतलब है
कि 9 में एक यदि आप ऐड कीजिएगा तो 9 में एक ऐड कीजिएगा तो 10, और 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 5। यानी कि पांचवा अक्षर जो होगा ना, पांचवा प्रेक्षण या अक्षर बोलिए, वही इसका माध्य कहलाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि गिनती कीजिए यहाँ से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा, 6। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर किस में, सी में दिया गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे जब भी अंकित मूल्य का बात करें तो अंकित मूल्य आपको पता नहीं है। जब अंकित मूल्य पता नहीं तो अंकित मूल्य को हम एमपी लिखते हैं शॉर्टकट में, और अंकित मूल्य पे ही तो हम डिस्काउंट करते हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद तो हम सामान को बेच देते हैं। डिस्काउंट कितना करते हैं, 5% का। तो हम यह मान के चलते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य रहा होगा वह 100x रहा होगा। इस पर हम 5% का डिस्काउंट दे दिए तो इसको हम बेच कितना में देंगे, तो 95x में बेच देंगे। यही बात, इतना बात आप अपना मन से मान लीजिए। लेकिन रियली में जो दिया गया है वो हम बेचते कितना में, 5225 में। जो रियली में दिया गया है 5225, इसको आप लिख लीजिए। यह क्या दिया गया, तो यह एसपी दिया गया है। अब एसपी दिया गया है रियली वाला, उसको हम डिवाइड करेंगे अपना मानल वाला एसपी से, यानी कि हम 95 में 1 से डिवाइड कर देंगे। और आपको निकालना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना माने 100x, तो गुना कर देंगे 100x। अब यहाँ से आप कटिंग कुटिंग करके आंसर निकालेंगे। x का x कैंसिल, 5 के पहाड़ा में 19 कटेगा और 5 के पहाड़ा में 20 कटेगा। 19 के पहाड़ा में यहाँ कटेगा क्या, जरा काट के देखिए तो 19 के पहाड़ा में कट जाएगा 19 दूना 38, बच गया इधर कितना 14, 14 पे 2 तो 1933 से 9 5 19 5 95, यानी कि 275 गुने 20 बचा। इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 5500। और 5500 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। उम्मीद है कि आप ये सब क्वेश्चन समझ गए हों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि शांत दशमलव हमेशा होता है। शांत दशमलव हमेशा क्या होगा, तो शांत दशमलव कहने का यह मतलब है कि शांत दशमलव उसको हम बोलते हैं जिसमें हम डिवाइड जब करते हैं ना, जिसमें कोई चीज लिख ली है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद 2 3 5 7 8 1 कितना भी अंक आए, लेकिन अंतिम में कट जाना चाहिए, इसमें शेष नहीं बचता है या रिपीट नहीं होता है। तो जब रिपीट नहीं होगा तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। और शांत दशमलव जब रिपीट नहीं होगा तो प्रत्येक शांत दशमलव एक क्या कहलाता है, एक परिमेय संख्या कहलाता है। प्रत्येक शांत दशमलव क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा। पूर्णांक -1 -2 कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब शांत होगा तो वह बटा में होगा, कट जाना चाहिए। जब बटा में होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये सब छोटी मोटी बातें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस प्रश्न को, अब देखिए इस प्रश्न को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन नहीं, घबराना नहीं है। देखिए आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना x² + 1/x²। जो आपको फाइंड आउट करना है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास यदि x + 1/x होता है ना, k, अगर हम मान के चलते हैं कि x + 1/x बराबर k है, तब हम x² + 1/x² बराबर निकालते हैं k² - 2। लेकिन हमको तो x का मान दिया गया है, हमको x + 1/x निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। x का मान दिया गया है, तो x का मान आपको दिया गया है √3 + √2। x का मान दिया गया है तो 1/x का मान हम निकाल लेंगे, तो 1/x का मान जाएगा 1/√3 + √2। और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, √3 + √2 है ना, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 - √2, जब इसका हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तब। अब यहाँ से आपको निकालना है x + 1/x। x का मान आपको पता है कि √3 + √2 होता है, और x 1/x का मान आपको आ गया है अभी कितना, √3 - √2। अब यहाँ से यदि आप कटिंग कुटिंग करेंगे तो -√2 से ये प्लस कर जाएगा, यानी कि x + 1/x बराबर आपको कितना आ गया, √3 में √3 को ऐड करेंगे तो 2√3। अब x + 1/x इतना आ गया है, तो आपको क्या निकालना है, x² + 1/x²। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो अभी आपको फॉर्मूला पता चला है, इसी फॉर्मूला को आपको यूज कर देना है। यूज कैसे करना है, x² + 1/x²।
यह अगर के रहता है तो इधर क्या होता है के स्क्वायर माइनस टू, तो जो है उसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस कर देंगे 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में रूट हट जाएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 4 के 12 में से 2 हटाएंगे तो कुल मिला के 10 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये सब छोटी मोटी बातें आप समझ गए होंगे, और नहीं समझते होंगे तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। 100 प्रेक्षण का होने का क्या मतलब है कि मतलब 100 गो संख्या है, ये जीरो नहीं मानते हैं, मानते हैं कि 100 ये संख्या को है, ऐसा ऐसा 100 संख्या है, कितना है 100। अब 100 संख्या है ऐसा ऐसा 100 तक, और इसका माध्य कितना है 50 है, यानी कि सबका 50-50 एवरेज में होना चाहिए। तो सबके पास 50-50 एवरेज में है, माध्य कहने का तो मतलब यही होता है। अगर सबको 50-50 है, चाहे अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सबको जब हम ऐड करके जब हम डिवाइड करेंगे सबकी संख्या से तो माध्य कितना आएगा 50। यदि प्रेक्षण 50 को, मतलब कि इसमें से कोई प्रेक्षण एक 50 रहा होगा, मान लेते कि ये 50 रहा होगा, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है, यानी कि 150 है ना, तो इसको 50 काट के इसके जगह पे हम 150 लिख देंगे, तब नया माध्य क्या होगा। तो आप जरा सोचिए कि 50 था, तो जिस टाइम ये 50 था उस टाइम तक माध्य भी 50 था, जब ये आगे पीछे होगा तो माध्य भी आगे पीछे होगा। ये 50 था तो 50 में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 150 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 100। अब 100 यदि बढ़ गया तो ये सब में बटेगा ना, ये सब में बटेगा, क्योंकि माध्य में तो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो 100 प्रेक्षण है और 100 बढ़ गया है, यानी कि सबको एक एक मिलेगा, तो सबको एक एक मिलेगा तो क्या होगा, एक एक मिलने का मतलब हुआ कि माध्य भी एक एक बढ़ जाएगा। तो पहले माध्य था 50, अब एक एक बढ़ जाएगा था 50 + 1 यानी कि 51, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, और जल्द ही हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, ताकि उसमें आप एकदम बढ़िया से पूछिए, बेहिचक, और बेहिचक हम आपको समझाएंगे। एकदम गारंटी है कि आपको मैथ्स का एक्सपर्ट बना देंगे, साथ में रीजनिंग का भी। अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं रीजनिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जब लाइव क्लास में आऊँगा मैथ्स रीजनिंग सारा का सारा आपको हम कंप्लीट करवाएंगे, चाहे आप प्यून के लिए फॉर्म भरें या कलर के लिए, और कलर के लिए भरें तो आपके लिए और फायदे का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या लिखा गया है कि यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा। आप बताइए, घन का विकर्ण दिया गया है और आयतन पूछ रहा है, तो आयतन निकालने के लिए आप क्या करते हैं। आयतन निकालने के लिए आपके पास तो भुजा होना चाहिए, क्योंकि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो यह घन का आयतन होता है भुजा के होल क्यूब। आपको भुजा ही पता नहीं है तो इसका होल क्यूब कीजिएगा कहाँ से। घन का आयतन निकालना है, इतनी की भुजा पता होना चाहिए, लेकिन इसका विकर्ण दिया गया है। तो घन का विकर्ण आपको पता है क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। लेकिन ये √2 गुने भुजा हमको करने का जरूरत नहीं है, ये हमको दिया गया है कितना 10√3। 10√3 है, नहीं √3 गुने भुजा होता है, क्या होता है √3 गुने भुजा। तो अब देखिए यहाँ से जब इतना बात आप समझ गए हैं, इसका मतलब हुआ कि 10√3 ये जो विकर्ण है किसके बराबर, √3 गुने भुजा के बराबर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि √3 से √3 गायब कर देंगे, तो भुजा के मान कितना हो गया, तो बोला कि भुजा के मान आ गया 10, यानी कि इसका साइड है 10। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर 3 करते हैं, तो इसका भी पावर 3 कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए 3, यानी कि 10 का 3 कितना होता है 1000। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि यदि a + b = 5 और ab 12 है तो a³ + b³ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते बाय फार्मूला से, और विदाउट फार्मूला का भी निकाल सकते डायरेक्ट ट्रिक से, लेकिन फार्मूला से ही ट्रिक आता है, तो पहले आप फार्मूला से ही सीखिए, ट्रिक से तो आप बना ही लेंगे। तो a + b दिया गया और a³ + b³ आपको बताना है। तो आपको पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो बोले कि हाँ पता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। अब यहाँ से जिसका जिसका मान दिया गया उसका उसका मान को आप पुट कर दीजिए। a + b के मान दिया गया है 5, यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा।
ए क्यू बी क्यू नहीं दिया गया तो इसको छोड़ देंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी का मान दिया गया है 12, तो 12 लिख देंगे, और ए प्लस बी का मान अभी आप 5 तुरंत यहाँ पे देख लिए हैं। अब इतना करने के बाद आप सोल्यूशन करके आंसर को निकाल लेंगे। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, यह हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12 या 36 बचे 180। अब ये क्या करेंगे कि ए प्लस ए क्यू बी क्यू को उधर ही रहने दिया, इसको इधर ले आइए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 में 125 में से 180 घटेगा, यानी कि माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 45। अब माइनस 45 आपको कहाँ दिखता है? अब यहाँ आप क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू को उधर ही रखेंगे, और इधर क्या करेंगे कि 125 में से आप घटा लेंगे 180। अब 125 में से 180 घटाएंगे तो इधर बच जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इतना घटाने के बाद आपको आंसर कितना आएगा, इसको घटाइएगा तो शायद यह आ जाएगा आपको 125 में से 80, यह आ जाएगा आपको कितना 180 में से 25 घटाएंगे तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू को इधर ही रखिए, इधर 125 लिखिए प्लस 180, इधर आका माइनस 180, इसमें से आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपको 40 20 40 45, यानी कि माइनस 45 यह देगा आपको आंसर। माइनस 45 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि ए क्यू और बी क्यू का मान होगा माइनस 45, जो कि आपको ऑप्शन किसी में भी नहीं दिख रहा है। इसका यह मतलब हुआ यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को मिलाना चाहते हैं तो ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन को मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस बी बराबर देना पड़ेगा 6। अगर आप 6 देंगे तो आंसर मिल जाएगा, तो आप 6 देने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं जैसे समझ आइए कि अगर 5 है तो माइनस 45 आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है कि tan टू थीटा बराबर cot इंटू थीटा प्लस 6 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काफी आसान प्रश्न है, जब भी बराबर में दिया हुआ रहे तो हम tan को भी cot में ही बदल लेंगे, ताकि cot से cot कट जाएगा और थीटा को आपस में कंपेयर करके हम थीटा का मान निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है tan टू थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि tan थीटा को आप cot में बदल लेंगे, तो cot में कैसे बदलेंगे, तो cot 90 माइनस 2 थीटा करेंगे ना, तो यह बदल जाएगा फिर tan थीटा में, और यह आपस में बराबर हो जाएगा cot थीटा प्लस 6 डिग्री। अब यहाँ यदि आप नहीं समझेंगे तो घबराने का जरूरत नहीं है, यह सब ट्रिग्नोमेट्री का है, आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और घबराइए नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री का क्लास ले लेंगे, उसके बाद से आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। अब यहाँ से यदि आप हल कर लेंगे तो हल करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि cot से cot कैंसिल, अब बच क्या इधर 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6। अब क्या करेंगे कि थीटा को उधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले आएंगे, तो 90 में से 6 गया 84 बराबर हो जाएगा 3 थीटा, और यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 28। तो आशा है कि थीटा का मान 28 कैसे है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप ऐसे का चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में देना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी। मतलब 8 वर्ष बाद जो सुभाष का आयु होगा वर्तमान का 3 गुना, तो कितने वर्षों में सुभाष की जो आयु होगा उसकी वर्तमान आयु का 5 गुना होना चाहिए। यानी कहने का यह मतलब है हमको वर्तमान आयु पता नहीं है, हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, यानी कि माना कि वर्तमान आयु बराबर क्या, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। प्रश्न से अगर देखिएगा तो लिखा है कि 8 वर्ष बाद, अभी इसका यदि उम्र x वर्ष है तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, किसका, वर्तमान का। वर्तमान का 3 गुना यानी कि 3x, अब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यह 8 साल बाद है और यह 3 गुना है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जब यह बराबर होंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, 8 बराबर हो जाएगा 2x, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसका वर्तमान उम्र कितना हो गया 4 वर्ष। अब यदि वर्तमान उम्र 4 वर्ष है
तो कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना। तो वर्तमान आयु की 5 गुना का मतलब हुआ कि 4 को हम 5 से गुना करेंगे तो 20 वर्ष। तो 20 वर्ष कितना साल बाद इसका उम्र होगा? तो वर्तमान का उम्र 4 वर्ष है, तो 16 साल बाद में 20 वर्ष होगा। तो कितना साल बाद? 16 साल। खुद आप सोच के देख सकते हैं। तो आशा है कि ये सब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या में ग्राहकों की सेवा प्रदान की गई। ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बहुलक इसका निकालना है और इसका माध्यिका निकालना है और दोनों का औसत निकालना है। तो आसान काम है, आप इसको बहुलक निकाल लेंगे, माध्यिका निकाल लेंगे और औसत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम करना है कि इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। बहुलक और माध्य आपको निकालने आता है, बहुलक माध्यिका निकाल के जो आंसर रहेगा उसको आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये बना लेंगे और इसका बना के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, यह काम हम आप पे छोड़ दिए, आपको कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो हमें बता दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जो 83 से भाग लग जाएगा। तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बोलिएगा कि हाँ पता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होता है। 83 से भाग लगना चाहिए तो हम 83 से भाग लगा देते हैं। अब 83 से भाग लगा दिए तो लगाइए, 83 एक कम 83 लगेगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 16। ऊपर से आप ये 9 तक, यहाँ तक काम कंप्लीट है। अभी 9 को उतारेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब सोच के बताइए क्या मरतब लगाइएगा। तो कम से कम लगाइएगा तो 2 मरतब लगेगा, आज ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 मरतब लगेगा। तो 83 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 166। घटाएंगे तो 3, और ऊपर से फिर क्या करेंगे आप? 9 उतारेंगे। अब 9 उतारेंगे तो यह नहीं लग गया तो भाग न बैठे 0, फिर दशमलव देकर लगाइएगा। लेकिन इतना करने की आपको जरूरत नहीं। 3 9 आया, यह क्या हो गया? शेष हो गया। अब जो शेष फल आता है उसको हम क्या करते हैं? इसमें से घटा लेंगे। काहे कि इस सब में इतना ज्यादा था इसलिए 83 से भाग नहीं लगा है। अगर इसमें इतना कम होता ना तो 83 से लग जाता। यानी कि आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 × 9 में से आपको 39 घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद 0, 9 में 3 गया 6, 9, 9, 99 60। और 99 60 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। उम्मीद है कि आप यह भी समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर से 2116 हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि पी जो है यहाँ पे 1600 रुपया है और रेट इसको लेना है 15% पर ईयर, और हो जाएगी का मतलब होता है कि फाइनल अमाउंट हो जाना, यानी कि मिश्र धन हो जाना, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज हो जाना। तो ये जो 2116 दिया गया, यह दिया गया आपको अमाउंट, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाता है? 2116। अब 2116 हो जाता है तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला? इंटरेस्ट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला वह कितना मिला? तो 2116 में से 1600 घटा लेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 516 रुपया का क्या मिला? इंटरेस्ट। अब 516 रुपया का इंटरेस्ट मिला तो कितने सालों में मिला होगा? तो आप खुद सोच के देखिए, 15% ब्याज ले रहा है तो 15% किसका लेगा? प्रिंसिपल का। तो 1 साल अगर पहला साल ही ब्याज लेगा प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष में इसका ब्याज कितना होगा? 1600 का 15%। तो आपको पता है कि 1600 का 15% कितना होता है? तो यह कि 15/100 कैंसिल, 15 × 16 कितना हो जाएगा? 15 छका 90 और हासिल 9, 15 कम 15, 9 24, 240 रुपये। तो पहला साल का ब्याज 240 है। अगला साल का भी ब्याज इसको मिलेगा, दूसरा वर्ष में कितना मिलेगा? 240 ही मिलेगा। अब देखिए 2 वर्ष तक खाली अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो 240 और 240 कितना हो गया? 480। अब तीसरा वर्ष हम घुस ही नहीं सकते हैं, जैसे हम तीसरा वर्ष में घुसेंगे कि 516 से अधिक ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम 15% निकाल के यदि हम जोड़ते हैं ना, इसका 15% निकाल के, इसका 15% कितना आ जाएगा? आप निकाल के देखिए तो इसका 15% आ जाएगा 480, 20, 36, यानी कि इसका आ जाएगा 36।
यानी कि कुल ब्याज 516 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 2 वर्ष का टाइम लगेगा। यदि आप ये सब बात नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब आप ये नहीं समझिए कि हमको समझाने नहीं आ रहा है, और इसका मतलब आप उल्टा यह भी नहीं समझिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आपको नहीं आएगा ये बात। बात ऐसा है, आपने चक्रवृद्धि ब्याज शुरू से नहीं ना पढ़ा, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आता है। हम चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्लास लेकर आ रहे हैं जल्द ही, उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मात्र 30 मिनट का क्लास रहेगा। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा? यह 2 वर्ष का लगेगा। तो गलती ना हम में है ना आप में है। यदि आप कंसेप्ट नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न लिखा गया है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। और अब देखिए अगला प्रश्न लिखा गया है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है और 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लग गया? अभी तनका देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप जस्ट बनाए, उसी तरीका से इसको भी आप बना लीजिएगा। देखिएगा बना के बनता है कि नहीं बनता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगली बार से हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए लिखा गया इसमें कि किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इतना लटपटायल क्वेश्चन है जी, इसको आप सोझरा के कैसे लिख सकते हैं? तो सोझरा के इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो संख्या आपको पता नहीं ना उसको आप x मान लेंगे, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? वह संख्या है आपका x। यह बात हम मान लिए, माना कि वह संख्या बराबर x। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला है वैसे वैसे ही आपको लिखना है। किसी संख्या के 5वां भाग, इस संख्या है, इस संख्या के 5वां भाग मतलब 5 से भाग कर देंगे। जो 5 भाग को जब 3 से डिवाइड किया जाता है, तो 3 से डिवाइड करने का मतलब कि 1/3 से गुना करना। तो प्राप्त परिणाम, अब जो परिणाम प्राप्त होगा वो 80 के आधे, तो 80 के आधे यानी कि 2 से भाग कर दिए। 80 के आधे के 10वें भाग, 10वें भाग का मतलब कि 1/10 से भाग कर दिए। 10वें भाग के आधे का, फिर 10वें भाग के आधा मतलब फिर 1/2, आधे का 3 गुना, यानी कि इसको अब हम 3 से गुना करेंगे। यानी कि ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए। जब इतना बात यदि आप जान जाते हैं तो आपको क्या करना है कि कटिंग कुटिंग कर लेना है। अब यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 के पहाड़ा में 4 काट दीजिएगा, 2 के पहाड़ा में 2 गुना काट दीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आया कि x बटा में 5 × 15 बराबर में 2 × 6/1 कर लेंगे। जब क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपको 90, यानी कि वह संख्या क्या है? तो 90। उम्मीद है कि आप यह भी समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है? द्विघातीय समीकरण नहीं है। आपको पता है कि द्विघातीय समीकरण होने के लिए उसका फॉर्मेट किस रूप में होना चाहिए? तो उसका फॉर्मेट होना चाहिए ax² + bx + c = 0, तब होगा द्विघातीय समीकरण। अब इसके रूप में होना चाहिए, तो आप इसको ज्यादा लंद फंद में नहीं पढ़ते हुए आप इसको एक एक करके टेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ मन में थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, उससे इससे हम जान जाएंगे कि यह सही है कि गलत है। और इसको हम टेस्ट करेंगे तो m, इसको गुना करेंगे आपस में, क्या आएगा? m², और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 2m² आता है, और इधर आता है m²। अब 2m² इधर है, उधर m² है, आपस में इधर घटा देंगे तो m² बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर वाला इधर तो बच रहा है। इसका मतलब कि है, ये क्या है मतलब ये गलत जवाब। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे तो y का होल स्क्वायर यहीं पे आ जाएगा। स्क्वायर वाला पहले ही यहाँ पे आ गया, यह भी है, यह भी गलत जवाब। नहीं है वाला निकालना है। अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x², इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इधर भी x²। जब लेफ्ट से राइट में आएगा ना एक साइड में, तो यह x² से x² कट जाएगा। जब x² ही कट गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ, और वही पूछता है कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही हो गया सही जवाब, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे m का पावर q आ जाएगा। आपको पावर 2 तक ही लेना है, q वाला पावर नहीं चलेगा, इसलिए इसको नहीं लेना है। और यहाँ पे ये m/q भी कट जाएगा इसको हल करेंगे तो उम्मीद है कि आप यह भी समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सअभाज्य प्राइम है? सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य का मतलब होता है
कि जब दो आपस में संख्या रहेगा और उसका HCF एक आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सहभाज्य संख्या। 14 और 21 का जब HCF आप निकालेंगे ना, तो इसका HCF आपको निकल के आएगा, HCF आएगा 7। इसका जब HCF आप निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 3। इसका HCF जब आप निकालेंगे ना, इसका HCF आएगा 13। लेकिन इसका जब आप HCF निकालेंगे तो इसका एक आएगा। तो जिसका HCF एक, वो होता है सहभाज्य संख्या। उम्मीद है कि आप समझ गए। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वो 8% की हानि उठाता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है कि पहले MP लिखना है, और MP यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, उस पर हम क्या करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देंगे तो सामान को हम बेच देंगे, यानी कि SP हो जाएगा। जब हम सामान को बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। यहाँ पे बोला गया है क्या होता है, यहाँ पे बोला गया क्या हानि होता है, तो यहाँ पे हो गया लॉस परसेंट। और जब लॉस होगा इसका मतलब है कि सामान हम खरीदे होंगे CP में। अब जो चीज दिया गया उसको कंपेयर करने के लिए पहले हम खुद से मान लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब अंकित मूल्य जो होगा क्रय मूल्य से 25% अधिक, यानी कि यदि हम क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% अधिक, यानी कि 125। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वो 8% का हानि उठाता है, मतलब कि यहाँ पे उसको लॉस 8% का हो जाएगा। अब 100 का सामान है, 8% का लॉस हुआ, यानी कि 8 लॉस हो गया, मतलब बेचेगा कितना है, तो बोलेगा कि 92 में बेचेगा। अब जरा आप सोचिए 125 के सामान को यह 92 में बेच दिया तो कितना का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया आपको 33 का। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 33। तो आपको डिस्काउंट दिया 33 का, और किस पर डिस्काउंट दिया तो 125 पर दिया, और गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। अब यहाँ से आप कटिंग कुटिंग कर लीजिए, 5 के पारा में आपको पता ही कट जाएगा, कितना कटेगा 5 के पारा में, या 25 के पारा में काट दीजिए ना, 25 5 125, 25 चौका 100। अब इसको 33 को 4 से गुना करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। 4 3 12 1 13, यानी कि 132/5। जब डिवाइड करेंगे इसको आप तो कितना आएगा, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 5 गुना 10 बच 3 2 5 36, 26.4, और 26.4 आपको ऑप्शन C में दिख रहा है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आज मेरे पास कुछ टाइम कम है, इसलिए थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, आप समझ जाइएगा। अगर नहीं समझिएगा तो हमें बता दीजिएगा, तो हम फिर से बढ़िया से बना के आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, या लाइव क्लास में इसको हम करा देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप बनाना जानते हैं कैसे, तो है कि नहीं जानते हम, तो नहीं जानते फिर ही बन जाएगा। ये देखिए सेक थीटा क्या लिखा गया है, सेक थीटा का मान 13/5। आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, या कि नहीं। कॉस थीटा बराबर आपको पता है, तो बोलिए कि हाँ, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार। ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब है कि 13/5 लिखा है, तो यह 13 है कर्ण, और ये क्या है आधार। अब 13 कर्ण है, 5 आधार है, यहाँ से हम डायरेक्ट लंब निकाल लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट लंब निकाल लेंगे तो लंब निकल के कितना आ जाएगा, कि आप निकालना चाहेंगे तो 13 के स्क्वायर में से आप 5 के स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि आप 169 में से आप 25 घटा देंगे, यानी कि आप पाएंगे 144, यानी कि 12, यानी कि लंब आ गया 12। यह डिटेल सोल्यूशन है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 12। तो आपको क्या निकालना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब है कि 12 आ गया, आधार मतलब 5, तो 12/5। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पे 12, और कर्ण कितना है 13, प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 5/13, यहाँ हो गया 5/13। अब इसका आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भारी बात नहीं, 13 13 5 का एलसीएम हो जाएगा 65। 13 मरते हुए 13 को 12 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 12 तिहाई 36, 6 3 156,
अब 156 माइनस 13 पचे 12 पचे 60 प्लस 25 25, सबको यदि आप जोड़ घटाव करेंगे तो यह आपको निकाल के कितना देगा पता है? यह आपको देगा 21 बटा, यह आपको देगा कितना 121 बटा 65। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये सब काम आप खुद से कर लेंगे जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए यह प्रश्न देखकर तो आपको बहुत भयंकर सा सवाल लगता होगा, लेकिन यह भयंकर सवाल नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं भयंकर। लिखा गया है कि यह तालिका विभिन्न कॉलेज में विभिन्न अनुशासनों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। ये स्ट्रीम है, कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, और ये कॉलेज है ABCD कॉलेज है। कॉलेज सी के विज्ञान के अनुशासनों में विद्यार्थियों की संख्या उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की लगभग कितना प्रतिशत है? कहने का मतलब है कि कॉलेज सी में, सी की बात कर रहा है सिर्फ सी में, कॉलेज सी के विज्ञान में, तो कॉलेज सी के विज्ञान में कितना पढ़ता है? कहिए कि 540, तो 540 पढ़ता है उस विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी तो यही होगा कुल विद्यार्थी। इस सबको आप ऐड करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 3 या 5 8 3 11 और 1210, तो यहाँ आ जाएगा 1210, तो 1210 से डिवाइड कर देंगे। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना। अब इसको आपको क्या करना है कि परसेंट में बदलना है और लगभग परसेंटेज आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तो आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समस्या है कि आपको 121 के पारा में डिवाइड करना, ये सब करना, तो आप क्या कीजिए, आप घबराइए नहीं। 121 को ना आप 54 बटा जो 121 बचल इसको आप 120 बना लीजिए, एक कम कर लीजिए ताकि आपको आसान हो जाएगा। आप 100% है 100% लिखिए। अब यहाँ से आप 0 से 0 काट लेंगे। अब 6 के पहाड़ा में काटेंगे तो 6 गुना 12 6 9 54, 2 के पहाड़ा में काटेंगे तो 2 5 10, कुल मिला के कितना आ गया 45। यानी कि लगभग अगर एक कम कर दिए, एक कम करिए तो क्या आ जाए लगभग 45 आ ही गया, और नहीं कम करते तो 44 कुछ कुछ आता है, एकदम लगता है कि 45 यह बन जाएगा। यानी कि लगभग कितना देता है? तो लगभग देता है 45%, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये हुआ आपको काटने का फौरजी तरीका। ऐसा नहीं 121 आ गया तो लेकर हम लपटते रहेंगे उसी को काटते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा आगे पीछे करके आंसर निकाल देना, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक वृत्त है, एक वृत्त हुआ ये, और इस वृत्त के अंदर एक क्या बनाना है आपको? एक वर्ग बनाना है। तो वृत्त के अंदर वर्ग क्या बनेगा? ऐसे बनेगा वर्ग, ऐसे बनेगा वर्ग। और ये दिया गया है कि जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। यानी कि ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वृत्त वाले त्रिज्या पर इसका शीर्ष स्थित है। तब यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होना तो तय है। जब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग ABCD की बात करें, तो वर्ग ABCD में BD क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। तो वर्ग ABCD में BD विकर्ण कहलाएगा, और BD कितना आ गया? BD आ गया आपको 10 सेंटीमीटर। और वर्ग, ये वर्ग का विकर्ण हुआ। अब वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, और यह आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप भुजा को निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा? 10 बटा में √2 सेंटीमीटर। अब जब आपको भुजा आ गया कि इसका एक भुजा जो है 10 बटा में √2 सेंटीमीटर है, तो क्या इसका आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के होल स्क्वायर, यही तो होता है भुजा का होल स्क्वायर। भुजा कितना है? 10 बटा में √2 इसका होल स्क्वायर। जब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर एक ही बार आएगा, ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल करने के बाद आपको 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है कि ये सब कैलकुलेशन आप समझते होंगे, ये कोई भारी बात नहीं था। अब चलिए इसका लास्ट प्रश्न के और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अंतिम सवाल में क्या लिखा गया है कि दिया गया पाई आर किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारी के प्रतिशत को विवरण को दर्शाती है।
मतलब कि ये पूरे कंपनी में 800 कर्मचारी है। अब तरह तरह के कर्मचारी होंगे। प्रोडक्शन के कर्मचारी 30% है, IT के 15%, अकाउंट्स के 25%, मार्केटिंग के 22%। तो अब ये जो ये है मानव संसाधन, इसका है 8%। तो पूछा गया है मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत है। अब देखिए टोटल कर्मचारी है 800। अब 800 में मार्केटिंग के क्षेत्र में सिर्फ 22% ही कार्यरत है, यानी कि इसका सिर्फ 22% ही निकालना पड़ेगा। तो इसका सिर्फ 22% कितना हो जाएगा, 176 मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि मार्केटिंग के क्षेत्र में 176 कर्मचारी कार्यरत है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि तब तक के लिए कोई गलती हुआ होगा हड़बड़ी में, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बोलिएगा तो इसको हम लाइव क्लास में पढ़ा देंगे। और अगर आप अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।